हैं, उनसे होगी डिटेल में बातचीत आगे। फाइबर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट में बात करने के लिए। अभय जी, गुड आफ्टरनून। पिछले 2 दिन से जो सबसे बड़ी चर्चा का सॉर्ट ऑफ विषय रहा है वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। कल जो हुआ, अब बहुत रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन रीजंस जो भी रहे हो, क्या एक वार्निंग साइन है या फिर एक एबरेशन था आपके हिसाब से कल, और अब अप्रोच क्या होगी ब्रॉडर मार्केट को लेकर? अभय जी, सॉरी, अनम्यूट शायद नहीं किया आपने। या सॉरी अनुज, आपको और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। अनुज, बिल्कुल कल काफी शार्प करेक्शंस थे अक्रॉस द बोर्ड मिड और स्मॉल कैप्स में। और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस थी मिड और स्मॉल कैप को लेके, वो एक एक्सूबरेंट लेवल पे आ गई थी। इस लेवल पे आ गई थी कि वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं हो रहे थे काफी केसेस में। हमने हमारे पोर्टफोलियो में मार्च में स्टॉक्स ऐड किए थे जो 10, 11, 12 टाइम के पी मल्टीपल पे, और वो देखते देखते 18, 19 टाइम के पी मल्टीपल पे आ गए। तो एक जो इरैशनल एक्सूबरेंस थी जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, वो कम हुई। कल थोड़ी वापस आज रिकवरी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वन ऑफ इवेंट था। मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स हैं, ओवर एक्सपोज्ड हैं मिड और स्मॉल कैप के, उनको तैयार रहना चाहिए। अगले महीने, 1.5 महीने में ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो एक माइग्रेशन ऑलरेडी अंडर वे है फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप्स टू लार्ज कैप्स विच आर लेस वॉलेटाइल, तो और थोड़ा सेक्टोरल उसमें चेंजेस भी हैं। तो जो अगर सिर्फ मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से कि कल का दिन वन एंड डन है, कि एक दिन हो गया और अब वापस से रैली स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये ट्रेलर था, और पोर्टफोलियो में सबको रिविजिट करके देखना चाहिए कि कहाँ पे वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं अर्निंग्स ग्रोथ से बहुत ज्यादा, और उसमें थोड़ा कम करें एलोकेशन और उसको रीडिप्लॉय करें। वो एक बेटर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होगी। सर, अभय जी, आपके आने से पहले हम सीमेंट पे बात कर रहे थे। अच्छा मूव सीमेंट में। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने प्राइस हाइक के मल्टीपल इंस्टेंसेस को इंडिकेट भी किया। और आपका व्यू दो तीन चीज़ों पे जानना चाहूँगा मैं, एक सीमेंट पे, एक केमिकल पे। इन दोनों ही स्पेस पे आपका व्यू क्या? आप लोगों ने इसमें कुछ एडिशन किया है अपने पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पे? जी विरेंद्र जी, अभी कोई एडिशन नहीं किया है। सीमेंट में जो पुराना एलोकेशन था वही कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेक्टर की बढ़ रही है और डिमांड इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, तो क्लियरली एक प्राइसिंग पावर आएगी वापस सीमेंट इंडस्ट्री की, जो प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करेगी। काफी सालों से हमने देखा है कि आरओसी, आरओई पूरे सेक्टर के डिप्रेस्ड है, और वो इसलिए थे कि गवर्नमेंट की डिमांड तो अच्छी थी पर प्राइवेट कैपेक्स बहुत वीक था। पर अब क्लियरली साइंस है कि प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रहा है और रियल एस्टेट में भी डिमांड है। तो उस हिसाब से अगर नई कैपेसिटी जब तक नहीं आती है ज्यादा फास्ट, तो मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स। केमिकल में अभी हमने कोई एडिशन नहीं किया, रिसर्च कर रहे हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि इसमें चाइना की डंपिंग अभी भी काफी ज्यादा है। काफी 2-3 महीने से हमने देखा कि चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं वो काफी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है और डंप कर रही है। इसकी वजह से प्राइस करेक्शन अक्रॉस द बोर्ड है। तो जब तक ये साइन नहीं आता कि अब वो डंपिंग कम हो रही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि केमिकल सेक्टर में कोई बॉटम बनेगा। अच्छा, ऐसा कल के मिड कैप के हादसे के बाद अब एक चीज़ ये भी अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या अवॉइड करें, किस में री एंट्री ना करें, किसको बुक कर लें, और क्या कमिटेड होकर, जिसे कहते हैं ना बाय राइट सिट टाइट, जो आपने अच्छा खरीदा क्या लेके बैठे रहें। और उसमें मैं एक सेक्टर का, स्पेस का उल्लेख करना चाहूँगा जो कि अपने करियर की हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी पे है। वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ऑल टाइम हाई। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने प्रीवियस हाइस को छू रहा है, मतलब डेकेड हाइस को। कैनरा बैंक में एक डिफरेंशियल अभी भी परसिस्ट कर रहा है, और एसबीआई ने आई थिंक सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया। क्या इसको लेके अभी भी बैठे रहें? आई मीन 5, 7, 10% की कभी भी कोई गिरावट है, उस पर आपका व्यू क्या है? क्या कन्विक्शन के साथ बैठे रहें पीएसयू बैंक्स को लेकर? जी मुझे लगता है वीरेंद्र जी, जो आसान पैसा बनना था पीएसयू बैंक इंडेक्स में वो बन गया है, और वो बना है वैल्यूएशन कैचअप में। ये सारे स्टॉक्स जिनके नाम आपने लिए और बाकी भी जो स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, वो सारे आधा टाइम बुक वैल्यू, 0.75 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहे थे काफी समय से। क्योंकि
ये पूरा सेक्टर है जिसने डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को पिछले 7-8 साल से। इतने स्कैम के बाद हिट्स हुए, हर क्वार्टर हम स्लिपेजेस देखते थे, बैंक्स बोलते थे वर्स्ट इज ओवर, पर वर्स्ट इज ओवर के बाद फिर नया क्वार्टर में और राइट ऑफ्स आते थे। तो इन्वेस्टर्स ने पूरा छोड़ दिया था उसको देखना। और फिर ये जो रैली हुई एकदम लो एक्सपेक्टेशन से हुई और वैल्यूएशन कैचअप हो गया है इस लेवल का कि अब एसबीआई जैसे स्टॉक भी ऑलमोस्ट अभी आए नहीं है, पर अब उन्होंने काफी गैप क्लोज किया है अपना वैल्यूएशन मल्टीपल का बुक वैल्यू पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक से आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने आपने देखा दूसरे समय ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो मुझे लगता है जो आसान पैसा बनना था वो बन चुका है। इसमें अगर इन्वेस्टर्स अपना एलोकेशन थोड़ा कम करें, प्रॉफिट बुक करें और इसी सेक्टर में रहना है तो प्राइवेट बैंक्स में एलोकेट करें, वो एक अच्छा ट्रेड होगा, अच्छा चर्न होगा मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो का रिटर्न इंप्रूव करने के लिए। अभय जी, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पर क्या आपने कुछ स्टॉक्स ऐड किए थे पोर्टफोलियो में, और क्या एक वर्टिकल रन के बाद जो रिसेंट करेक्शन आई उस व्यू के उस मूव के बाद कोई व्यू इन स्टॉक्स पर? जी देखिए अनुज, प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारे जैसे फंड मैनेजर्स के लिए कि ये सारे पीएसयू कंपनीज हैं रेलवे और डिफेंस में लार्जली। डिफेंस में शायद एक दो नाम ऐसे होंगे जो प्राइवेट हैं अभी, पर रेलवेज में मैं देखूं तो सारे ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज का डेटा मिलना और प्रोजेक्शंस मिलना और बिजनेस एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और गवर्नमेंट का क्या व्यू बनता है सडनली किस चीज को वो ले ना ले, ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है इन पीएसयू कंपनीज में। तो इसकी वजह से हमने ऐड नहीं किया था, पर ये जो वर्टिकल रन है आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया, वर्टिकल रन हैज बीन अमेजिंग। हम भी सरप्राइज हैं। तो इसमें फ्रैंकली अनुज प्रॉब्लम यही हो जाती है कि फोरकास्ट कर पाना अगले 3-4 साल के फाइनेंशियल्स एक मुश्किल चैलेंजिंग काम हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर अच्छा पैसा बना है इसमें, तो अगेन मैं तो यही कहूंगा कि अगर अच्छा पैसा बना है आपका और थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रिडिप्लॉय करें, वो अच्छी स्ट्रेटजी होगी। ओके, एक और स्पेस जहां बहुत शानदार मूव्स रहे हैं, और स्पेस में भी क्या मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं लार्सन एंड ट्यूब्रो की, जो शानदार ऑर्डर बुक रही और जो फिर बायबैक और प्राइस बायबैक का उन्होंने इंक्रीज किया, क्या ये स्टॉक यहां से भी आपको लग रहा है कि लीडरशिप पॉकेट में बना रहेगा? जी बिल्कुल। एलएनटी पे मैं पहले डिस्क्लेमर डाल दूं कि ये हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है और मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर एक क्लासिक केस है अनुज, आपने देखा है कि अगर अच्छी कंपनी हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, तो वो साइक्लिकल प्रेशर्स भी नॉट ओनली ओवरराइड कर सकते हैं पर उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ, इनोवेशन स्ट्रेंथ सबको यूज किया एक उस समय में जब मार्केट इनके फेवर में नहीं था, और अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करी, और अब इनको पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि अभी ऑर्डर बुक एकदम स्ट्रॉन्ग है। नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, हर तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, प्राइसिंग बहुत फेवरेबल है, आरओसी जो हम देख रहे हैं हर ऑर्डर पे पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है ये इस साइकिल में, अप साइकिल में कैपेक्स की इंडिया में एलएनटी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जितनी उसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है वो उसकी किसी पीयर में नहीं है। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि एलएनटी एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। अच्छा भाई जी, ये जोमेटो, जुबिलेंट फूड्स, देवयानी, इन सब पे आपका व्यू? अब क्रिकेट फीवर चरम पे होगा, मतलब अभी भी चल रहा है लेकिन अक्टूबर में तो चरम पे ही होगा। इनमें आपको कोई स्पेस नजर आ रहा है, मतलब पैसा कमाने का अगले 3-4 महीने के लिए? ये टेम्पटिंग है सारे स्टॉक्स, क्योंकि हमारे कवरेज में है, वैल्यूएशन करेक्शन थोड़े हुए हैं, पर अभी भी अगर मैं फंडामेंटली देखूं तो वीरेन जी महंगे ही दिखते हैं कंपेयर टू प्रॉफिट। मार्केट बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि अगले 7-8 साल में ये कंपनीज ग्रो करेंगी, पर प्योरली ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस अगर मैं देखूं तो अभी भी लेने के अब पोर्टफोलियो में फिट नहीं हो रहा है, बिकॉज वो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन बढ़ा देता है फिर। तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें वीरेन जी एक ये भी है कि जो भी फूड प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइक करता है तो इनके मार्जिन ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा टमाटर का प्राइस बढ़ गया था तो काफी मेन्यू से टमाटर निकल गया था। तो ये भी एक चैलेंज है इनके लिए, पर अगर इनका वैल्यूएशन करेक्शन होता है तो मैं डेफिनेटली कंसिडर करूंगा इन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने।
और उसमें आप होटल्स को कहाँ रखेंगे, क्योंकि इंडियन होटल्स तो चला, खूब चला, और मेरे ख्याल से शायद आप प्राइस वाइज कमेंट ना करें, लेकिन मल्टीफोल व्यू स्विंग आए थे इसमें और ऑल टाइम हाई करीब करीब 450 का लगाया। लेकिन हमने दूसरे होटल्स में भी देखा है कि अभी भी स्टॉक्स इन न्यूज़ में जब हम सुबह बात करते हैं, वो रूम्स का एडिशंस जारी है, उनकी कैपेसिटी लगातार निरंतर ऐड हो रही है। तो होटल स्टॉक कोई ऐड किया आपने? ये होटल स्टॉक में कोविड के बाद हमने लेमन ट्री ऐड किया था और उस पर हमारी काफी चर्चा भी हुई थी आपसे भी और नीरज जी से भी। वो फिर स्टोरी मुझे लगता है प्ले आउट हो गई और अब अगर आप देखें लेमन ट्री को तो हमने भी ट्रेंड की अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग उसमें करी, इसलिए क्योंकि अब ये कॉमन स्टोरी मतलब कॉमन नॉलेज है कि एवरेज रूम रेंट बढ़ रहा है प्लस ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है और अगर ये दोनों बढ़ रही है तो इसका कंपनीज को पूरा फायदा होगा। पर प्रॉब्लम इसमें हम एक चीज देखने मिली कि काफी छोटे छोटे होटल्स जो पहले बंद पड़े थे अब धीरे धीरे वो भी ओपन अप हो रहे हैं क्योंकि अब वो भी सडनली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो कस्टमर्स के लिए अच्छा है क्योंकि एक उनका जो सप्लाई है वो बढ़ रही है होटल सेक्टर की। मुझे लगता है कि ये जो पूरा होटल पैक है ये भी स्टोरी एक ऐसी है जो प्ले आउट हो गई है अभी और मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स के लिए अब इसमें ज्यादा जूस या अप्रोप्रिएट रिटर्न बची है अभी अगले 2-3 साल के व्यू से। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? अभय का वन वे रैली आई, कल एक फ्लिप फ्लॉप हुआ कि डीजल गाड़ियों पर एक्स्ट्रा जीएसटी लगाने को लेकर, लेकिन ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्मर रहा है और लीडर रहा है पॉकेट में। जी बिल्कुल, अगेन मैं इसको एल&टी जैसी ही एक कैरेक्टर वाली कंपनी कंसिडर करूंगा। बहुत सॉलिड मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, कैपिटल एलोकेशन की उनकी जो कंसर्न्स हैं फंड मैनेजर्स के वो हमेशा रहते हैं कि क्यों आप अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, क्यों आपने एक कंपनी बनाई हुई है। तो आईटीसी को जैसे एक डिस्काउंट मिलता है पी मल्टीपल का क्योंकि वो एक कंसोलिडेटेड प्ले हो जाता है, उसी तरह एमएनएम को भी एक बड़ा डिस्काउंट मिलता है उसकी वजह से। अगर एमएनएम अलग अलग होता और इसका सिर्फ मुझे लगता है फ्रैंकली कि अगर ये सिर्फ ट्रैक्टर पे वैल्यूड होता तो भी इसकी मार्केट कैप करंट मार्केट कैप के आसपास होती। तो कंपनी बहुत अच्छी है, सारे इंजन फायर कर रहे हैं उसके। आप सारे वर्टिकल्स देख लीजिए, हॉलिडे होम से लेके उनके जो बाकी बिजनेस महिंद्रा फाइनेंस, फिर उसके अलावा इंजीनियरिंग कंपनीज, उनके ट्रैक्टर, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स। तो अच्छी कंपनी है, एक वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। मैं कहूँ अगर 3 से 5 साल का कोई व्यू ले, और इसमें अपसाइड सबसे बड़ी ये है कि कभी वो आके कह दे कि एक कंपनी या 2 कंपनी कुछ डीमर्ज हो रही है या वो ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आई थिंक वो स्टॉक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा उस समय। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।